अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IAS 21 अकाउंटिंग फॉर एक्सचेंज डिफरेंसेस। अच्छा, ये जो टॉपिक है इसके हवाले से मैं आपको बताऊं कि मुझे ऐसा लगता है कि इस दफ़ा ये टॉपिक आएगा शॉर्ट में, या तो ये अलग से आएगा या फिर जो है क्या कहते हैं इसको IFRS 9 के साथ मिला के ना, इन्वेस्टमेंट्स के साथ मिला के जो है एक अच्छा सवाल एग्जामिनर दे सकता है, क्योंकि IFRS 9 भी इस दफ़ा इंपॉर्टेंट है, IAS 21 भी इस दफ़ा इंपॉर्टेंट है। तो आए इसको मैं एक दफ़ा क्विकली रिकैप करवा देता हूँ। एक आसान सा शॉर्ट सा स्वीट सा टॉपिक है जो हमारे लेवल पर है, ऑल दो इसमें और भी चीज़ें हैं जो CA फाइनल्स में आप लोग पढ़ेंगे, बट दैट इज़ नॉट रेलेवेंट फॉर नाउ, एटलीस्ट फॉर यू पीपल। देखें, दो चीज़ें, IAS 21 जो है अप्लाई होता कब है? IAS 21 उस वक्त अप्लाई होता है जब कंपनी की जो एंटिटी है, जो रिपोर्टिंग एंटिटी है, उसकी प्रेजेंटेशन करेंसी और उसकी जो फंक्शनल करेंसी है, उन दोनों में डिफरेंस हो। यानी कंपनी जो प्रेजेंट कर रही है अपने फाइनेंशियल्स वो किसी और करेंसी में कर रही है, और कंपनी जो फंक्शन कर रही है वो किसी और करेंसी में कर रही है। सही है ना? जिस तरीके से हम जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो पाकिस्तानी PKR में कर रहे हैं, मगर जो हम ऑपरेट कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं, वो लेट्स से अदर देन PKR करें, डॉलर में कर रहे हैं। सही है? तो उस सिनेरियो में स्टैंडर्ड स्टेट्स के आपने जो है, ऑब्वियस सी बात है कि आपने PKR में जो है अपने एसेट्स को या अपनी लाइबिलिटीज़ को या अपने जितने भी आइटम्स हैं उनको कन्वर्ट करना है। सो सवाल ये पैदा होता है, दो तीन सवाल आते हैं कि कन्वर्ट किस रेट से करना है। सही है? और अगर कन्वर्ट कर लिया तो उसके बाद उसकी आपको पता है कि स्पेशली पाकिस्तानी सिनेरियो में रहते हुए वी कैन रिलेट के जो हमारी फॉरेन करेंसी जो पैरिटी है वो इट्स जस्ट लाइक वेव्स, राइट? कभी ऊपर और कभी जो है रुपी डी वैल्यू हो रहा होता है, कभी री वैल्यू हो रहा होता है, कभी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही होती है, कभी डिक्रीज़ हो रही होती है, तो बड़ा फ्रीक्वेंटली चेंज आ रहा होता है। सो इस सिनेरियो में सवाल ये पैदा होता है कि हम रेट कौन सा लेंगे और क्या हम रीवैल करेंगे या नहीं करेंगे अगर एक्सचेंज रेट में कोई चेंज आता है। तो इन सारी बातों को जो है IAS 21 एड्रेस करता है। IAS 21 के हवाले से बात करने से पहले अगेन आप लोगों के कोर्स में जो है सिर्फ बेसिक एरिया है, ठीक है ना, इसके अंदर एडवांस्ड एरिया नहीं है आप लोगों के लेवल पर। तो आए मैं इसको ज़रा क्विकली रन थ्रू करवा देता हूँ आप लोगों को, बिफोर मूविंग ऑन टू कि आप एक्सचेंज रेट जो है कौन सा लोगे और आप एक्सचेंज का जो डिफरेंस है उसको PNL में चार्ज करोगे, कहाँ चार्ज करोगे। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि भाई देखें, आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनके जितने भी आइटम्स हैं वो दो किस्म की हैं, एक है मॉनेटरी आइटम और एक है नॉन मॉनेटरी आइटम। सही है? मॉनेटरी आइटम कौन से आइटम्स होते हैं? मॉनेटरी आइटम्स वो आइटम्स होते हैं जो फिक्स यूनिट ऑफ करेंसी में जो है कन्वर्ट हो सकते हैं। ये आम फहम ज़बान में अगर मैं बात करूँ तो उनकी वैल्यू में इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आती। एग्जांपल्स के तौर पे अगर मैं बात करूँ तो आपके जितना आपका कैश हो गया, कैश इक्विवेलेंट हो गया, जितने रिसीवेबल्स और पेएबल्स हो गए, वो सब के सब मॉनेटरी आइटम्स में फॉल करते हैं। अगर स्टडी टेक्स्ट देखें तो उसके अंदर एक बड़ी अच्छी एग्जांपल मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी आइटम्स की तकरीबन जो है 15-20 केसेस दिए हैं और बड़ा अच्छे से उधर सुथरे तरीके से जो है वो बताया हुआ है। सो आई वुड हाईली सजेस्ट यू कि यू बेटर रन थ्रू दैट एग्जाम्पल। इट इज़ एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 ऑफ स्टडी टेक्स्ट। अच्छा जी, दूसरे आइटम्स जो होते हैं वो नॉन मॉनेटरी आइटम्स होते हैं। नॉन मॉनेटरी आइटम्स कौन से आइटम्स होते हैं? जो मॉनेटरी आइटम्स नहीं होते। सही है ना? जो मॉनेटरी आइटम्स नहीं होते वो नॉन मॉनेटरी आइटम्स होते हैं। सो यू नीड टू एक्चुअली क्रैम और लर्न अबाउट द मॉनेटरी आइटम्स। ऑटोमेटिकली जो उन आइटम्स की लिस्ट में फॉल नहीं करते वो नॉन मॉनेटरी आइटम्स होंगे। सो यहाँ तक बात करने के बाद अब हम ज़रा रूल पढ़ लेते हैं। देखिए, मॉनेटरी आइटम जो है ना वो हर रिपोर्टिंग डेट पर रीमेजर होंगे with the change in value to be charged in PNL। सही है? अगर आपका लेट से आपने जो है आपके पास डॉलर में कैश पड़ा हुआ था, सही है, $100 पड़े हुए थे आपके पास, 100 रुपये जो है की पैरिटी चल रही थी, तो आपने 100 × 100 कितना रुपए पे रखा होगा? 10,000 रुपये पे रखा होगा। अब ईयर एंड आया या क्वार्टर एंड आया, रिपोर्टिंग डेट जिसको हम बोलते हैं, सही है ना, तो अगर लेट से क्वार्टर एंड आया है और आपके जो है डॉलर की वैल्यू जो है 110 हो जाती है, तो आप जो है इस $100 को 110 पे रीवैल करोगे। मतलब आपको एक तरीके से गेन हो रहा होगा 100 × 10 1,000 रुपये का। सही है ना? अब आपकी वैल्यू जो है वो क्या कहते हैं 100 × 100 10,000 की जगह 100 × 110 11,000 हो गई। सो आप एंट्री लगाओगे ना 1,000 रुपये से, 1,000 रुपये से आप एंट्री लगाओगे, आपका कैश बढ़ गया 1,000 रुपये से, क्रेडिट क्या करोगे? तो सर आप क्रेडिट करेंगे PNL।
सही है। तो मॉनेटरी आइटम हर रिपोर्टिंग डेट पर जो है रीवेल होगा ड्यू टू एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन with the change to be charged in P&L, be it positive one or the negative one। आसान सी चीज़ है। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मॉनेटरी आइटम के हवाले से, रीमेजरमेंट के हवाले से क्लैरिटी है। अब लेट से कोई रिसीवेबल या पेएबल है, अगर आपने इन्वेंट्री उधार पर ख़रीदी है, तो अभी मैं इन्वेंट्री पे बात नहीं कर रहा, वो तो नॉन मॉनेटरी आइटम है। मैं क्रेडिट जो आपका हुआ है पेएबल, सो हर रिपोर्टिंग डेट पर आप उसे रीवेल करेंगे। अगर आपका रेट बढ़ा होगा तो ऑब्वियसली आपको नुकसान होगा पेएबल के केस में, आपको जो है मार्केट से जो है वो ज़्यादा रुपए में डॉलर ख़रीद के पे ऑफ करने पड़ेंगे, सही है। और रिसीवेबल के केस में आपको फ़ायदा हो रहा होगा अगर रेट बढ़ेगा तो, सही है। तो जो है आपने सिर्फ ऐसे सोचना है, यानी अगर मैं इसको, क्योंकि एग्जामिनर बाजू का सवाल करता है कि बताओ रिसीवेबल के केस में अगर रेट बढ़ता है तो गेन होगा लॉस होगा, तो या तो खुद कैलकुलेट कर लें मैनुअली, या ये सोच लें कि रिसीवेबल का मतलब क्या है, आपको जो है पैसे ज़्यादा मिलेंगे पीकेआर टर्म्स में अगर आपका रेट बढ़ रहा है। तो जहाँ आपको जो है $100 की आपने सेल की थी, तो अगर उस वक्त रेट चल रहा था $100, अब अगर रेट बढ़ जाता है $110, तो जाहिर सी बात है आपको $100 जो है $100 अगर आपको मिलेंगे तो आप मार्केट में जाके $110 के हिसाब से खुले करवा सकते हैं, जो कि आप पहले $100 के हिसाब से खुले करवा सकते थे, ठीक है ना। तो यू नीड टू एक्चुअली थिंक लॉजिकली कि किस तरीके से आपका गेन होगा या लॉस होगा। नॉन मॉनेटरी आइटम के हवाले से अगर हम बात करें कि नॉन मॉनेटरी आइटम सर क्या रीवैल्यू होंगे ड्यू टू एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, और अगर तो रीवैल्यू होंगे तो उनका गेन या लॉस कहाँ चार्ज होगा, तो आए इस पर क्विकली बात कर लेते हैं। देखें आपके जो नॉन मॉनेटरी आइटम्स हैं ना, आपने देखना है उनको आपने हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रखा है या फेयर वैल्यू पर रखा है। अगर तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रखा है ना, तो फिर उनको एक्सचेंज रेट की वजह से कोई रीवेल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो आपने अपने नॉन मॉनेटरी आइटम को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रखा है तो नो नीड टू रीवैल्यू बिकॉज ऑफ एक्सचेंज रेट डिफरेंसेस। अलबत्ता अगर आपने अपने नॉन मॉनेटरी आइटम्स को फेयर वैल्यू पर रखा है, अगर नॉन मॉनेटरी आइटम्स को फेयर वैल्यू पर रखा है, तो फिर जो है आप एक्सचेंज रेट का जो डिफरेंस है, सही है, वो फिर आप जो है क्या कहते हैं, आप हर साल जो है या हर रिपोर्टिंग डेट पर रीवेल करोगे। जब जब आप फेयर वैल्यू के लिए रीवेल करते हो तब तब आप जो है एक्सचेंज रेट के लिए रीवेल करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि हसन, अगर आपने अपने नॉन मॉनेटरी आइटम्स को फेयर वैल्यू पर रखा है तो आप एक्सचेंज रेट को भी रीवेल करेंगे एक्सचेंज रेट के डिफरेंस से के लिए। अब उसका जो चेंज है वो कहाँ चार्ज होगा, तो आसान सी चीज़ है, जहाँ फेयर वैल्यू का चेंज चार्ज होता है वहीं आपका जो है एक्सचेंज गेन या लॉस का भी जो है चेंज जो है चार्ज होगा। जैसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का आपका जो फेयर वैल्यू का गेन है वो कहाँ चार्ज होता है, पीएनएल में। तो आपका एक्सचेंज रेट का भी जो गेन है, डिफरेंस है, वो कहाँ चार्ज होगा, पीएनएल में। पीपी का जो रीवैल्यूएशन मॉडल है, आपका जो एक्सचेंज, आपका जो फेयर वैल्यू का गेन है वो कहाँ चार्ज होता है, ओसीआई में। तो आपका एक्सचेंज डिफरेंस का भी जो चेंज है वो कहाँ चार्ज होगा, ओसीआई में। सिमिलरली अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, IFRS 9 की अगर मैं बात करूं तो आपके IFRS 9 की जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स हैं, अगर वो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पर है, तो उनका जो भी एक्सचेंज रेट की वजह से जो भी चेंज आ रहा है दैट वुड बी चार्ज्ड इन ओसीआई, एक्सेप्शन टू द रूल। याद रखिएगा, इट्स नॉट एक्सेप्शन, ये चीज़ याद रखिएगा। जैसे डेट इन्वेस्टमेंट होती है ना, डेट इन्वेस्टमेंट जो है, दीज आर कंसिडर्ड एज मॉनेटरी आइटम्स। तो उनका अगर तो आपने डेट इन्वेस्टमेंट को जो है फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे रखा है, तो उसका फेयर वैल्यू का जो चेंज है वो तो ओसीआई में जाएगा, बट अगर तो एक्सचेंज रेट की वजह से चेंज आ रहा है तो वो फिर पीएनएल में जाएगा। क्यों? क्योंकि डेट इन्वेस्टमेंट आर मॉनेटरी आइटम्स। सो ये चीज़ याद रखिएगा, ये कहीं नोट डाउन कर लो, बहुत अहम बात बता रहा हूँ। डेट इन्वेस्टमेंट इज़ अ मॉनेटरी आइटम। तो सवाल ये पैदा होता है IFRS 9 के तहत, डेट इन्वेस्टमेंट को अगर हमने फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे रखा है तो उसका फेयर वैल्यू का गेन तो ओसीआई में जाएगा, बट उसका जो एक्सचेंज रेट का गेन है वो पीएनएल में ही जाएगा, क्योंकि मॉनेटरी आइटम्स का जो गेन है वो कहाँ जाता है, पीएनएल में जाता है। ये कहीं नोट कर लेना आप लोग। इनफैक्ट आपका जो स्टडी टेक्स्ट है उसमें आखिर में जो है ये एक जो है ट्यूटोरियल नोट या एक इंपॉर्टेंट नोट के नाम से ये चीज़ लिखी हुई भी है। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस, ठीक है। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड विद रिस्पेक्ट टू IAS 21। अब इसमें बाकी इलस्ट्रेशंस हैं, अगर आप स्टडी टेक्स्ट भी देख लो तो छोटी छोटी इलस्ट्रेशंस हैं, उनको अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो आई थिंक ये IAS 21 वाला एरिया यू वुड बी थ्रू इंशाल्लाह। स्पेशली जो इन्वेस्टमेंट वाली जो आपकी एग्जाम्पल्स हैं ना आखिर में जो दी हुई है आपके स्टडी टेक्स्ट में, उसको लाजमी रन थ्रू कर लेना,
क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इस दफ़ा जो है वो एग्जामिनर IFRS 9 के साथ मिला के IAS 21 को पूछ सकता है। तो इसको तमीज़ से देख लेना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, तमीज़ से IAS 21 को IFRS 9 के साथ, स्पेशली जो आपकी डेट इन्वेस्टमेंट वाला हिस्सा है, सही है, वो क्या कहते हैं, तुम्हारी स्टडी टेक्स्ट में 2-3 बड़ी अच्छी एग्जाम्पल्स भी दी हुई हैं, उस पर वो लाजमी देख लेना, ठीक है।